प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के 7वें प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। स्रोत का अर्थ होता है उद्गम, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्गम स्थान क्या है या ये कब अस्तित्व में आए। पहले के व्याख्यान में मैंने बताया था आपको कि इस बात पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है अथवा नहीं, क्योंकि इसे ना तो किसी संस्था ने बनाया है और ना ही कोई स्पष्ट बाध्यकारी संस्था है जो इसको लागू करवा सके। तो इसका विकास धीरे धीरे हुआ है और यह एक विकास की प्रक्रिया है जो राष्ट्रों के संबंधों को विकास के साथ ही एक नया रूप देती चली आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत का तात्पर्य है कि उन विभिन्न तत्वों एवं कार्यों से जो कानूनों के विकास का आधार बने हैं। कानून का स्रोत समाज के ऐतिहासिक विकास के वे मूल तथ्य हैं जिनसे इनका प्रादुर्भाव होता है और इसे कानूनी शक्ति प्राप्त होती है। लॉरेंस एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि सहमति और संधि यह प्रकट रूप में भी हो सकती है और परोक्ष रूप में भी हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में उन्होंने सहमति पर अपने विचार व्यक्त किए और ये कहा कि मूलतः सहमति ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्गम स्रोत है, क्योंकि जब बहुत सारे राष्ट्र अपने आपसी व्यवहार में कुछ नियमों को स्वतः ही स्वीकार करते हैं, सहमति प्रदान करते हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, और इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। राष्ट्रों की सामान्य इच्छा ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत है, ऐसा ओपनहाइम भी मान के चलते हैं। ब्रियरली ने भी एक बात कही थी कि लंबे समय से जो चले आ रहे हैं कुछ रीति रिवाज, जिन्हें हम अभिसमय भी कह सकते हैं, ये वो रीति रिवाज और अभिसमय परंपराएं ऐसी हैं जिनका कोई भी राष्ट्र उल्लंघन नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि यदि किसी एक राष्ट्र ने इसका उल्लंघन किया तो पूरे विश्व में उसका विरोध भी हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत कौन से हैं, अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं विभिन्न विद्वानों ने, लेकिन मुख्यतः हम जैसे इसमें स्टार्क ने भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के 4 स्रोत हैं। एक तो रीति रिवाज जिनके आधार पर प्रत्येक राज्य स्वीकार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून को। दूसरी संधियां, अर्थात विभिन्न राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में संधि और समझौते किए जाते हैं और इन संधियों या समझौतों को वो स्वतः ही स्वीकार करते हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं। कई बार पंच निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माने गए हैं। पंच निर्णय का अर्थ है जब विवाद उत्पन्न होता है तो निर्णय के रूप में, पंच निर्णय के रूप में जो हमारे सामने आते हैं नियम, वो भी कानून के स्रोत माने गए हैं। और इसके अतिरिक्त कानूनवेताओं के कुछ ग्रंथ भी हैं जिन्हें कानून के स्रोत माने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात हम कर रहे हैं। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में हम सामान्य चर्चा करते हैं। तो पहला लेंगे रीति रिवाज, परंपराएं जो लंबे आचरण का प्रतिफल होती हैं। परंपराएं व प्रथाएं बहुत दिनों के व्यवहार के बाद मान्य हो जाती है विभिन्न राज्यों के बीच में, या मान्य हो गई, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप धारण कर चुकी हैं। प्राचीन यूनान में भी युद्ध होते थे, संधियां भी होती थी, और ये संधियां जो की जाती थी वो सर्वमान्य प्रचलन में थी, प्रचलित प्रथाएं थी। युद्ध के भी कुछ नियम हुआ करते थे। रामायण और महाभारत काल में भी सर्वसम्मत प्रथाओं द्वारा युद्ध संबंधी अनेक नियम मान्य हो गए थे। महाभारत में लिखित युद्ध के नियम बड़े ही स्पष्ट थे। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत माने गए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून का मौलिक स्रोत या परंपराएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक स्रोत
रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज है। बाद में संधियों का महत्व भी बढ़ जाने के कारण इनका महत्व कम हो गया, लेकिन ये रूढ़ियाँ और रीति रिवाज बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रूढ़ियों का अर्थ है रूढ़ि या चलन, व्यवहारिक की पद्धति है और जिसका अनिवार्य रूप से पालन करना राज्य या समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी ये व्यवहार की वे प्रचलन में आई हुई पद्धतियाँ हैं जिसका अनिवार्य रूप से यानी बाध्यकारी रूप से पालन किया जाता है राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा। तो क्रमिक विकास का परिणाम है रीतियाँ, ऐसे नियम जो लंबे ऐतिहासिक प्रक्रिया के बाद राष्ट्रों ने या राष्ट्रों के समाज ने जिन्हें स्वीकार कर लिया वे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाए। रिवाज तथा प्रथाएं विभिन्न राज्य सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से कुछ व्यवहारों को अपनाते हैं जिनका आधार उनकी इच्छा होती है। समय के साथ साथ कुछ उपयोगी व महत्वपूर्ण व्यवहार स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लुप्त हो जाते हैं। रिवाज प्रारंभ में प्रथाएं ही होती हैं और प्रथाएं वे स्थिति व प्रकृति हैं जिन्हें प्रामाणिकता व स्वीकार्यता नहीं मिली। ये परस्पर विरोधी भी होती हैं और परस्पर विरोधी होने के कारण जो राज्यों के या राष्ट्रों के समाज के लिए उपयोगी हैं उनको तो स्वीकार कर लिया गया, बाकी लुप्त हो जाती हैं यानी लुप्त हो गई। तो सर्वमान्यता का अभाव, परस्पर विरोधी, ये वो मूल कारण हैं जिसके कारण कुछ तो स्वीकार्य हो गए और कुछ लुप्त हो गए। ब्रियरली ने एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि कानूनी दृष्टि से रिवाज का अर्थ आदत या प्रथा से कुछ अधिक है। यह ऐसी प्रथा है जिसका पालन करने वाले लोग इसे बाध्यकारी समझते हैं। प्रथा में सदैव रिवाज बनने की प्रवृत्ति होती है। एक प्रथा कितने समय से रिवाज बन जाएगी इसके संबंध में सामान्यतः कुछ नहीं कहा जा सकता। यही कहना उचित है कि जब एक व्यवहार को राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जावे और वे उसे बाध्यकारी तथा कानूनी रूप से उचित मानने लगे तो वह प्रथा रिवाज बन जाती है। इसमें दो बातें हमारे सामने आती हैं इस परिभाषा में कि प्रथा का प्रयोग बार बार हुआ है और इसे इस रूप में वह मान्य हो गई है या राष्ट्र स्वीकार करने लगे हैं। दूसरी बात, बार बार व्यवहार में प्रयोग होने पर विश्वास हासिल हो जाता है और वह विधि का रूप धारण कर लेती है। इसी तरह रिवाज के पालन के भी मुख्य कारण है, क्योंकि आपसी व्यवहार व सुरक्षा हेतु राज्यों द्वारा कुछ परिपाटियों का पालन ही किया जाता है। ये लाभदायक भी होता है और धीरे धीरे ये रिवाज बन जाते हैं। तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या रिवाज प्रामाणिक है, यानी बार बार इसका प्रयोग करने पर क्या हम इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि ल्यूबेक बनाम मेक्लेनबर्ग एक विवाद हुआ जिसमें जर्मनी न्यायालय ने अपनी बात रखी और इसमें ये कहा गया कि किसी भी राज्य अथवा शासन सत्ता द्वारा एक बार में किया गया कार्य रिवाज नहीं बन जाता। उसे रिवाज बनने के लिए नियमित रूप से बार बार प्रयोग करना चाहिए। यानी जब बार बार प्रयोग किया जाता है शासन सत्ता को लेकर, शासन सत्ता के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो वो नियमित रूप से जब उसका प्रयोग किया जाएगा तभी वो रिवाज सुदृढ़ रूप में हमारे सामने आएगा। इसी तरह पेरुवियन एसाइलम विवाद में भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा था 1950 में कि जो पक्ष रीति रिवाज का आश्रय लेता है उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उस रीति रिवाज का मानना दूसरे पक्ष के लिए भी अनिवार्य है तथा रिवाज दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होता है। तो ये वो मूलतः प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हमारे सामने आए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी ये कहा कि रीति रिवाज का आश्रय लेने वाले
राष्ट्रों को यह रीति रिवाज को समान रूप से लागू करना होगा और उसे अपने व्यवहार के लिए सुदृढ़ रूप से उसे स्वीकार करना भी होगा। तो रिवाजी कानून है उसके कुछ दोष भी माने गए हैं, जिसमें जैसे हम ये ले सकते हैं कि इसके पालन हेतु बाध्यता का अभाव है, यानी रीति रिवाज को पालन कराने के पीछे बाध्यकारी शक्ति नहीं है। यदि किसी एक पक्ष ने उसका उल्लंघन कर दिया तो उसका उल्लंघन हो जाएगा और उसे कोई किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं है। रिवाजों का विकास धीरे धीरे होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा राजनीति का स्वरूप तीव्र गति से बदल रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलने पर रीति रिवाज पीछे रह जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अलग स्वरूप में हमारे सामने आती है। रिवाज और प्रथा में भेद करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिवाज अस्पष्ट होते हैं और ये रिवाज जो भी नई संधियां हैं उनके विरोधी हो जाते हैं और कई बार जो नई संधियां हैं वो रिवाज का महत्व भी कम कर देती हैं, जो कि उनके विरोध में होते हैं उन रिवाज का। तो ये है रीति रिवाज जिनको कानून के स्रोत के रूप में देखा गया, और ये वो पहला सामान्य और महत्वपूर्ण कारण है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत माना गया है। इसके बाद भी और भी कई स्रोत हैं जिसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे, अगले व्याख्यान में उस पर चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। एक ही जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत है, सामान्य स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है इससे रीति रिवाज को, इस पर चर्चा हम आज इतनी ही करेंगे और आगे इसको लगातार यानी जारी रखेंगे। इस व्याख्यान को उस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।